वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पिछली 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारी क्लास रहेगी। बहुत से क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, बहुत से अभी करने बाकी हैं, तो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी वाला सीन चल रहा है। जो स्टूडेंट्स अभी 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन रहेगा, और अगर जो 26 या 27 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, 28 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए फिर ये नया ही है चीज, समझना कि तुम चीज पढ़ ही रहे हो, है ना। तो आंसर अगर ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे 25 में इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो अगर वो अटेम्प्ट ना कर पाए तो फिर उनके लिए थोड़ी शर्म की बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि हमें पता है कि यूपीएससी कभी रिपीट करता नहीं है ना। तो अगर आप ये भी ना कर पाओ तो फिर मत जाना देने, है ना, बेकार में टिकट और टाइम वेस्ट करोगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम इनको दोबारा नहीं देखेंगे। आप चाहो तो देख लेना, प्रीवियस क्लासेस में हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारे लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ पूछा गया है, ध्यान रखना। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, मतलब मेन नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, तो वो नाम आप गैस करिए। कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अभी मैं उसको भी बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, द पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। क्या उसको सजा के तौर पे स्लेवरी दी जा सकती है? क्या कौटिल्य ने ऐसा कुछ अर्थशास्त्र में कहा है? इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। अगर कोई स्लेव फीमेल है और वो अपने मास्टर के बच्चे को कैरी करती है, उसे जन्म देती है, तो क्या वो लीगली फ्री हो जाएगी? देन वी हैव इफ अ सन बोर्न टू अ फैमिली स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to get legal status of the master son. अगर कोई फीमेल स्लेव है और उसको बच्चा पैदा होता है, देन उस बच्चे की देखभाल उसका जो मास्टर है वो करता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में जिस बच्चे की देखभाल उस मास्टर के द्वारा की गई है, उस मालिक के द्वारा की गई है, क्या उसका वो जो बेटा है, जो बच्चा पैदा हुआ था, वो लीगली क्लेम कर सकता है स्टेटस ऑफ हिज सन? इन तीन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली देखो बच्चे, क्या है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा था, है ना, जो इनका फेमस नाम जो है वो है चाणक्य। बेसिकली आप नहीं अगर गैस कर पाए तो ठीक है, गैस कर ले तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत आसान था, ठीक है। ये क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिकली कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो चाणक्य हैं, इन्हीं ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, और अर्थशास्त्र में वो चीजें लिखी थी कि एक चंद्रगुप्त को करना क्या चाहिए। चंद्रगुप्त के लिए डूज एंड डोंट डूज लिखे थे, ठीक है, क्या करो क्या ना करो। बेसिकली एक गाइड बुक दे रखी थी इन्होंने, ठीक है। एक राजा को क्या करना चाहिए, कैसे एक राज्य चलाना चाहिए, ये सब चीजें दे रखी थी, ठीक है। तो बच्चे सिनेरियो हमारे यहाँ पे ये बनता है कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है, वो बेसिकली हमारी इन्फ्लुएंस है फ्रॉम द चारवाक फिलोसफी। तो चारवाक फिलोसफी आप ये समझो कि जब बुद्धिज्म जैनिज्म अपने पीक पर थे या इनका इमरजेंस हुआ था, उसी टाइम पे एक कई और फिलोसफीज भी इंडिया में फ्लोट हो रही थी। उनमें से एक है चारवाक फिलोसफी, जो कि रिजेक्ट करती है सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना को। ये बेसिकली कंप्लीटली कह सकते हो कि मटेरियल बेस्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखती है। यानी ये कहती है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। ये जो कहती है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, जो भी जो धर्म कहते हैं उन सबको नकार देते हैं, बोलते हैं नहीं ये सब हम मानते नहीं है, हम बस वही मानेंगे जो देखेंगे और उसी को जानेंगे और उसी को मानेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चे बात ही है, ठीक है। अब बैक टू द क्वेश्चन, क्या ऐसा है? हाँ, पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ये बात सही है, किसी को भी सजा दी जा सकती है और उसको स्लेव बनाया जा सकता है एज जुडिशियल पनिशमेंट। ये बात अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखी है, ये बात ठीक है। इफ ए फीमेल बोर्न हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री। अगर कोई महिला
ये वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है, लीगली फ्री हो जाएगी, वो स्लेव नहीं रहेगी फिर बाद में, ठीक है। हाँ, इफ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to get the legal status of master sons। ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब टेक्निकली सही है, अर्थशास्त्र के हिसाब से ठीक है। आज के टाइम पे कितना ठीक है नहीं है वो अलग बात है ना। अच्छा, आज के टाइम पे भी देखो, आज का जो हमारा मॉडर्न लॉ है वो ये बोलता है कि अगर कोई फीमेल है, सपोज करो, ठीक है, दोस्त समझना कि सपोज करो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक, इन केस अगर वाइफ प्रेग्नेंट होती है और हस्बैंड पास नहीं होता है, मतलब हस्बैंड की एब्सेंट में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है, ऐसी कंडीशन में हस्बैंड की जिम्मेदारी रहती है कि उस बच्चे का लालन पालन करे, वो उसे नकार नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा उसका नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ये आ जाती है, उस बच्चे का भी मेंटेनेंस उस हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना। अब हस्बैंड बोलता है कि सर ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, जिसका है उसको जिम्मेदारी दो, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है वो आज भी इसी बात पर तुला हुआ है कि नहीं, अगर तुमने शादी की है, फिर वाइफ से तुम्हारा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, वो सब तुम्हारे बच्चे गिने जाएंगे, है ना, और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। इवन कई सारे केसेस ऐसे भी आए जिसमें शादी होती है और शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बच्चा हो जाता है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना, और ये दिखाई देता है कि ये एक अडल्ट्री का केस है, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे जो लॉ हैं आज के, वो आंख बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम भैया, जो हस्बैंड है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इवन कुछ लॉज तो ऐसे हैं, बहुत बियर्ड से लॉ हैं, हालांकि पता नहीं तुम्हें बताने चाहिए नहीं, लेकिन जान लो, फिर मेरा मन कर रहा है बताने का। तो कुल मिला के बात ये है, देखो बच्चे, कि सपोज करो कि आपने शादी की और शादी मंडप पे, मतलब जैसे शादी हुई और उसी समय वाइफ ने बोल दिया कि मेरे को तलाक चाहिए, यानी वाइफ वो आपके घर तक भी नहीं आई, और मंडप में ही जैसे ही आपने 7 फेरे लिए उसके बाद उसका मन बदलता है और बोल देती है कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी है, मतलब मेरे को अब तलाक चाहिए, शादी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब मेरे को नहीं जाना है साथ। तो ऐसी कंडीशन में वो डाइवोर्स फाइल होगा, है ना, और इस कंडीशन में भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा वाइफ को, है ना। तो लॉज आर डेंजर इवन टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, सो अवर आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, हालांकि इस सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें ईयर रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dams channelizing water into a connected reservoirs। तो सिंपल सी बात इसमें पूछी गई है, ये कुछ एंशिएंट साइट्स हैं, कुछ हड़प्पन साइट्स हैं, इंडस वैली साइट्स हैं, इनमें से किस में हमको वेल इलेबोरेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो फिर आप आंसर कर ही पाएंगे, है ना। लेकिन हम क्या करें, हम तो कुछ बताने को बैठे ही हैं, चलो बता ही देते हैं। तो बच्चे, धौलवीरा नाम का एक साइट है हमारे पास जो कि हड़प्पन सिटी में काउंट होता है, ठीक है, हड़प्पन सिटी में ये काउंट होता है बेसिकली। आज के टाइम पे देखोगे तो धौलवीरा आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। ये जाना जाता था अपने सोफेस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। धौलवीरा में हम ये देख पाते हैं कि हमने, क्योंकि गुजरात में है, वो गुजरात में बेसिकली रन ऑफ कच्छ के पास है, तो वहां पर अगर आप पानी मैनेज नहीं करोगे तो फिर सरवाइव करना मुश्किल है। अगर आप हड़प्पन सिटीज को देखोगे, हड़प्पा को या मोहनजोदारो को देखोगे, तो वहां पर पेनेडियल आपको रिवर्स देखने को मिलेंगे, यानी 12 मंथ्स, 12 महीने उसमें पानी रहता है ना, तो वो आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। तो वहां पे अगर आप मैनेजमेंट नहीं भी करोगे तब भी आपको पता है कि पानी तो नदी में रहना ही है, ये कहाँ जाना है, तो मैनेजमेंट की कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन धौलवीरा एक गुजरात में है और रन ऑफ कच्छ के पास में है। पानी आएगा, कम आता है,
तो उसका मैनेजमेंट करना जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, आपको एग्रीकल्चर के और टाउन्स को चलाने के लिए। ठीक है, इस वजह ये भी एक कारण रहा था कि धौलवीरा में ही मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, हम ये देख पाते हैं कि कई सारे डैम्स बनते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। ठीक है, कई सारे डैम्स हमको देखने को मिलते हैं, स्टेप वेल्स देखने को मिलते हैं, इंटरकनेक्टेड रिजर्वॉयर्स देखने को मिलते हैं, ताकि सब बेटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये कहाँ है, बेसिकली रन ऑफ कच्छ में, जो कि सेमी एरिड एरिया है। ठीक है, अब जो धौलवीरा है इसको डिस्कवर किया गया था इन द ईयर्स 1968 बाय द आर्कोलॉजिस्ट जगत पाटी जोशी। ठीक है, जगत पाटी जोशी। मोहनजोदारो, घनवेरीवाल एंड हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा, ये आपको हरियाणा में मिलेगी। धौलवीरा इज द 5th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटिस सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। धौलवीरा के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, धौलवीरा के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कास्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, आउटर फोर्टिफिकेशन, 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड्स जो कि यूज किए जाते थे फॉर द फेस्टिवल एंड मार्केट्स, 9 गेट्स जो कि आपको यूनिक डिजाइन में देखने को मिलेंगे इस शहर में। ठीक है, फ्यूनरीज आर्किटेक्चर्स, ये फीचरिंग ट्यूमलेस, ये बेसिकली सेमी सॉरी हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेमी हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर, अच्छा सेमी सॉरी गलत हो गया, हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि बुद्धा स्तूपास की तरह ही कुछ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, फ्यूनरी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीलेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शंस एंड स्पेशल बैरियर आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास धौलवीरा एक ऑप्शन था, देन वी हैव द कलीबंगन, राखीगढ़ी एंड रोपड़। तो हम धौलवीरा तो समझ में आ गया कि हाँ हमारा सही आंसर धौलवीरा ही है, लेकिन बचे हुए 3 ऑप्शंस के बारे में भी बात कर ली जाए तो आगे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। धौलवीरा बेसिकली कहाँ मिलेगा, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, घाघर नदी के पास, जिसे घाघर और हाकरा रिवर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रखा तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, काली बंगन जाना जाता है एक तो काली चूड़ियों की वजह से, काली बंगन यानी काली बंगाल्स की वजह से, और दूसरा सॉरी बंगाल्स की वजह से, दूसरा जाना जाता है प्लो फील्ड की वजह से। ठीक है, प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड हमको यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। रीजन भी तो आप समझ सकते हो कि नदी के पास है, तो फिर कुछ खास इसमें स्टोरेज का बनाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। लेकिन जाना जाता है किस लिए, प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड यानी जुते हुए खेतों की वजह से ही जाना जाता है। मेजर फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो 3 माउंट्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, नोन फॉर रिमार्केबल फायर अल्टर्स एंड द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अटेस्टेड फ्लो फील्ड। तो फ्लो फील्ड मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन वाज प्रैक्टिस्ड, द डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल सोड सोशल इनइक्वालिटीज। तो मरने के बाद भी तुम्हारी इक्वालिटीज एस्टेब्लिश नहीं होती। तो अगर कोई अमीर है तो उसका बरियल अलग हिसाब से बनेगा, और कोई गरीब है उसका अलग हिसाब से बनता है। ये सिनेरियो देखने को मिला हमें। ठीक है, हमें मेसोपोटामियन पॉटरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस साइट्स पर देखने को मिली, जो कि मेसोपोटामिया आप ये मान के चलिए आज के टाइम पे ईरान है। ठीक है, ईरान वाले पॉटरीज देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ट्रेड करते होंगे, एटलीस्ट वहां से ट्रेड होता हुआ, आप चाहे ये सी रूट से होता हो या लैंड रूट से होता हो, लेकिन ये देखने को मिलता है। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स देखने को मिलते हैं, यूज्ड ओनली फॉर ड्रेन एट कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन में ड्रेनेज सिस्टम के लिए ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल हमको देखने को मिला है। देन वी हैव द राखीगढ़ी, ये लोकेशन आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और सॉरी हरियाणा में देखने को मिलेगी, बेसिकली सरस्वती नदी के पास। हालांकि सरस्वती नदी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन रिमेन्स हैं आज भी। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द सिविलाइजेशन, बट इट्स नॉट द स्पेसिफिकली फॉर द, वो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं, डीएनए एनालिसिस ऑफ स्केलेटल रिवील्ड दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इनहेबिटेड द डिस्टिंक्ट ओरिजिन। बेसिकली एक हमको कंकाल मिला था यहाँ से, जिसका हमने डीएनए जब टेस्ट किया तो फिर पता चला कि ये जो कंकाल है ये यहाँ का नहीं है, ओरिजिनली यहाँ का नहीं है, ये इसका ओरिजिन कहीं और है। तो एक जो थ्योरी बोली जाती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस बाहर से आए थे और इंडिया में सेटल हुए, तो कहीं ना कहीं वो इस
थ्योरी को मजबूती प्रोवाइड कराता है। लैंड टाउनशिप वर एनक्लोज्ड विद मड एंड बर्न ब्रिक्स, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रॉपर सैनिटेशन, ग्रेनरी कंसिस्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड द फ्लोर। ठीक है। रैम्प्ड अर्थ प्लास्टर्स विद मड, तो आपको दीवारें देखने को मिलेंगी जिन पर मिट्टी का लेस लगाया गया है, उनका प्लास्टर किया गया है। रीजन है कि हरियाणा और राजस्थान वाला वो एरिया है जहाँ पे धूप बहुत पड़ती है, तो एक तरीके से ये भी आपको देखने को चीजें मिल जाती हैं। एक सील मिलती है एलिगेटर की, जो ये मतलब यूनिक सील हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देन वी हैव द रोपड़। रोपड़ आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के टाइम पे इसे हम रूपनगर बोलते हैं। ठीक है, कहाँ क्या बोलेंगे, रूपनगर। तो कहाँ पर है, सतलुज नदी के पास है, तो अगर नदी के पास है तो जाहिर सी बात है वहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो 600 टू 200 बीसी ये विलेज ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, इसमें आपको खास बात देखने को मिलेगी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW देखने को मिलेगा, एंड पंच मार्क कॉपर पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एक सील देखने को मिलती है जिसमें ब्राह्मी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है, एंड द हाउस मेड ऑफ स्टोन, मड ब्रिक्स एंड बर्न ब्रिक्स। आयरन वर्कशॉप देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के बेसिकली ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास कर रखी है तो फिर ये उसका रिवीजन टाइप हो गया आपके लिए, है ना। आंसर तो आपको पता ही है। अ, अगर आप इस उम्मीद से देख रहे हो वीडियो कि आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं है इस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। रिवीजन करने का मन बनता है तो फिर बढ़िया है, फिर ये बेस्ट है ना। एक आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, देखो हर्षवर्धन कब आते हैं, हर्षवर्धन आते हैं फ्रॉम द 1606। 1606 से कब तक, 1647। ये लास्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं। ठीक है, लास्ट पावरफुल रूलर, उसके बाद इतना पावरफुल रूलर नहीं आया है कोई। ठीक है, तो हाँ, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो किंगडम्स हैं, कौन कौन से एम्पायर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में रहे हैं। बेसिकली हमने जब रेगुलर क्लास की थी तो हमने कवर किया था साउथ इंडिया को, बेसिकली कवर किया था। क्योंकि आपको चेरा, चोला, पांड्या, चालुक्य ये सब आपको साउथ में ही देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में इतनी उठापटक नहीं थी। यूजुअली हम क्या करते हैं, गुप्ताज पीरियड्स को पढ़ते हैं, देन वी हैव द हर्षास, और हर्ष के बाद, हर्षवर्धन के बाद फिर हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं साउथ की तरफ। लेकिन एक जो गैप छोड़ देते हैं गुप्ता और हर्ष के बीच में, क्वेश्चन इस बार वहां से पूछा गया है। तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा, मतलब कमी ढूंढी है जो यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से एम्पायर्स थे, तो गुप्ता ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवाज, पुष्यभूति ऑफ थानेसर, मोखारीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ देवगिरी, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। ठीक, एक चीज समझना बच्चे, अपने आपको स्लाइड चेंज कर लेते हैं। कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो, नॉर्थ इंडिया में एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था जिसे हम बोलते हैं गुप्ता। ठीक है, अराउंड ये 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी के आसपास ये आपको पीक पावर पर देखने को मिलता है, देन उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है। जब कोई बड़ा एम्पायर टूटता है तो यहाँ से कई छोटे 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 डायनेस्टी, छोटे छोटे राजा इवॉल्व होना शुरू होते हैं। इन्हीं में से कुछ राजा थे जैसे पुष्यभीति। ठीक है, पुष्यभीति, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। ठीक है, थानेसर के आपको मोखारीज ऑफ कन्नौज देखने को मिलेंगे।
ठीक है, मोखारी ऑफ कन्नौज, देन वी हैव द मैत्रिकाज ऑफ वालाभी। ठीक है, ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। देन आपको जब आप साउथ में अगर इस टाइम पे देखोगे तो साउथ में भी नए एम्पायर्स इवॉल्व होते हैं, जैसे चालुक्याज और पांड्या, पल्लवाज, ये आपको इमरजेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब बात ये है कि सर जो गुप्ताज थे ये, चलो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, डिटेल बताऊंगा थोड़ा सा आपको। रीजन के इस पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं आपको टाइमलाइन दे दूं और बोल दूं देखो ये इस समय ये हुआ था, और इजीली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन उससे मजा नहीं है। मजा फिर एक्सप्लेनेशन में ही है, अगर आप यूपीएससी पे जा रहे हो, एसएससी नहीं है ना ये, है ना? तो बच्चे समझो यहाँ पे इस चीज। गुप्ताज नॉर्थ में ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे, है ना, लेकिन ये धीमे धीमे डिक्लाइन करते हैं ड्यू टू द आउटर अटैक। बाहर की तरफ से अटैक होता है, और अटैक करने वाले में प्रमुख थे हुन्स। ठीक है, तो जब हुन्स अटैक करते हैं गुप्ताज पे, ये रेगुलर वॉर चलता है इनका, है ना, और धीमे धीमे गुप्ताज वीक हो जाते हैं, और गुप्ताज में और ज्यादा डिक्लाइन तब आता है जब इनका जो राजा है, स्ट्रॉन्ग राजा, ये चले जाते हैं, और एक कमजोर राजा जब गद्दी पर बैठता है, तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बहुत कह सकते हो कि बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है। स्कंदगुप्त तक तो गुप्ता एम्पायर ठीक ठीक चलता रहा, कोई खास दिक्कत आई नहीं। स्कंदगुप्त के बाद जो रूलर आए वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हाँ, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, तो गुप्ताज बेसिकली हुन से हारते हैं, कमजोर होते हैं। नॉर्थ में इनके कई सारे टुकड़े होते हैं, देन साउथ में भी इनके कई सारे टुकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, चोलाज, पल्लवाज, चालुक्याज, ये आपको देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक डिवीजन होता है, मतलब एक एम्पायर जन्म लेता है जिसे हम बोलते हैं वाका टाका। वाका टाका, ठीक है, वाका टाका डायनेस्टी। अब देखो बच्चे, वाका टाका डायनेस्टी जो है ये आपको देखने को मिलेगी अराउंड 250 टू 510 एडी। अब कहोगे इस टाइम पर तो ऑलरेडी थे गुप्ताज। हाँ ठीक है, बात सही है आपके, गुप्ताज थे, लेकिन जो वाका टाका डायनेस्टी है ये गुप्ताज से नहीं निकलती है, ये निकलती है फ्रॉम द सातवाहनास। ये इमर्ज होते हैं फ्रॉम द सातवाहनास। ठीक है, सातवाहनास से ये इमर्ज होते हैं। और ध्यान रखना, वाका टाका डायनेस्टी में कुछ रूलर ऐसे हुए हैं जो बहुत पावरफुल रूलर हुए हैं। एक बार अगर उनका नाम याद रह जाए तो ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, बेसिकली वाका टाका डायनेस्टी आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, बार यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इनमें एक बड़ा वाका टाका डायनेस्टी में एक बड़ा रूलर हुआ है जिसको हम बोलते हैं पुलकिशन, सॉरी, प्रवर सेन। प्रवर सेन फर्स्ट। ठीक है, ये मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश, इनको कवर करता है। मतलब ये नर्मदा नदी से नीचे नीचे ये सरवाइव करते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर ऑलरेडी गुप्ताज बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, एक शहर का नाम लिया मैंने, कोल्हापुर। कोल्हापुर का पुराना नाम सॉरी, पुराना नाम जो है कोल्हापुर का वो है कुंतल। क्या नाम है? ओल्ड नेम है कुंतल, तो याद रख लेना, कुंतल। तो ये नाम है
हालांकि दिमाग में आ गया है तो बता देता हूँ। ठीक है, प्रवरसेन क्या करता है कि 4 बार अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है 4 बार, और खुद को टाइटल देता है एज अ सम्राट। ठीक है, सम्राट, सम्राट मीन्स इंपीरियल रूलर, जिसके अंडर कई सारे राजा काम करते हो। ठीक है, और वाकाटाका डायनेस्टी में बेसिकली 2 डिवीजन आगे चल के होते हैं, एक जो मेन लैंड यानी विदर्भ वाले रीजन में रूल करते हैं, और दूसरे साउथ महाराष्ट्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे चल के 2 डिवीजन हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हाँ ठीक है, ये विदर्भ वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में बेसिकली इनका रूल हुआ करता था, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी वाशिम। अब वाशिम आज के टाइम पे महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि वाकाटाकाज और गुप्ताज दोनों एक साथ एक ही टाइम पीरियड पे लगभग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी टाइम पीरियड पे गुप्ताज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड पे वाकाटाकाज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गुप्ता और वाकाटाका के बीच में कभी ना कभी लड़ाई हुई होगी। हालांकि देखो लड़ाई तो हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी सुलझा ली गई। द रीजन कि वाकाटाका जो प्रवर सेना है ना, और गुप्ताज में उस समय ठीक मैंने बताया कि ठीक रूलर हुआ करते थे, अराउंड 3rd सेंचुरी तक ये रूलर ठीक हुए हैं। तो ऐसे इनमें था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है कि वाकाटाका का उसमें राजा था, दैट इज रुद्रसेन। तो एक चीज समझना यहाँ पे, तो चंद्रगुप्त सेकंड और रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड, ये भी रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, एक ही टाइम पीरियड पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद ये है कि लड़ाई कभी हो सकती है। तो क्या होता है कि रुद्रसेन की एक बेटी थी, एक लड़की थी, है ना, दैट नेम इज, सॉरी, हाँ चंद्रगुप्त की एक डॉटर थी, चंद्रगुप्त की जो डॉटर थी, इसे मैरिड कर दिया जाता है, मैरिड विद रुद्रसेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस थे वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। रुद्रसेन जो कि वाकाटाका डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था, इसके साथ शादी हो जाती थी, मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है बिटवीन वाकाटाकाज एंड गुप्तास। ठीक है, वाकाटाका टाइम पीरियड आप एक और चीज से थोड़ा सा फेमस है, वो ये है कि तो आपने अजंता एंड एलोरा की केव पता ही होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड फेज ऑफ अजंता केव्स हैं, वो आपको इसी के टाइम पीरियड्स में डेवलप होती हुई देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ही आपको अजंता केव्स देखने को मिलेंगी। तो वहां पर डेवलपमेंट भी इसी के टाइम पे हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा इनका सीन है। हालांकि चाहो तो वाकाटाका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, पढ़ा मतलब बता ही देते हैं। दो मेन रूलर और हुए हैं, एक बार उनको जान लेते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दैट इज विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति आपको 250 से लेकर 270 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने जो प्रवर सेना बताया था ये आपको यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा 270 से लेकर 330 तक, लगभग 60 साल इसने राज किया था, तो पावरफुल तो था ही, है ना। तो ये देखने को मिलेगा विंध्य शक्ति, ये आपको देखना। और ये विंध्य शक्ति क्या है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, फाउंडर, अभी वाकाटाका के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
बाकी इनके बारे में कुछ और खास जरूरत है नहीं। ठीक है। हाँ, विंध्य शक्ति की थोड़ी बहुत नाम और उनका उल्लेख आपको वायु पुराण में देखने को मिल जाता है। वायु पुराण में इनका जिक्र देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद आते हैं इनका जो नेक्स्ट जो पावरफुल रूलर हुआ है प्रवर सेना के बाद, दैट इज प्रभा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। ठीक है। ठीक। तो इनका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट लगा लो 385 से लेकर 405 तक। ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको वाका टाका का जो टाइम पीरियड बताया था, तो उसमें यही दो चीजें, तीन इसमें रूलर आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक तो पहले फाउंडर हैं, दैट इज विद्या शक्ति। देन इसको एक्सपेंड किया है प्रवर सेन फर्स्ट ने वाका टाका को इसकी पीक पर, और देन डिक्लाइनिंग फेज में है प्रभावती गुप्ता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। मैत्रिकाज ऑफ वालाभी। वालाभी इनकी कैपिटल है, ध्यान रखना, वालाभी इनकी क्या है, कैपिटल है। इनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 475 से लेकर 776 एडी तक। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैत्रिकाज ऑफ वालाभी आपको देखने को मिलेंगे 475 टू 776 एडी तक। ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बेसिकली महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात, सौराष्ट्र और ये काठियावाड़ वाले एरिया तक आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इनका बेसिकली आप रूल रीजन समझ लो कहाँ पर है ये, गुजरात और सौराष्ट्र। ठीक है। गुजरात सौराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, बेसिकली आप गुजरात मान के चलो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैत्रिका डायनेस्टी के फाउंडर हैं भातरका। ये इसके फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है। ये इसके फाउंडर हैं। अब ये जो मैत्रिकाज ऑफ बालावी हैं, ये आते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ गुप्ताज, गुप्ता एम्पायर्स के रिमेन से। यानी जब तक गुप्ताज एम्पायर पावरफुल थे तब तक भद्रकाज एज ए जनरल गुप्ता एम्पायर के अंडर काम करते रहे। देन धीमे धीमे जैसे ही गुप्ता डिक्लाइन करते हैं, ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है। मैत्रिकाज में पावरफुल एक रूलर हुआ है जिसका नाम है शिलादित्य। ठीक है। सबको याद नहीं रख पाओगे और रखने की जरूरत भी नहीं है। शिलादित्य। ठीक है। ये शिलादित्य इनके पास जो रूलर हुआ है, ये मतलब इनका सब पूरी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर इनका हुआ है शिलादित्य। भतर का फाउंडर थे। ठीक है। लेकिन ये कुछ खास कर नहीं पाए, द रीजन बिहाइंड दैट कि एक तो इनके पास चैलेंजेस बहुत थे, है ना। चैलेंजेस आप बोल सकते हो कि इधर से चालुक्याज और हर्षास, हर्ष, तो दो चैलेंजेस थे इनके पास। एक तो चालुक्याज, चालुक्याज और हर्षवर्धन, इन दोनों ने इनको आक्रमण करते रहे और इनको कमजोर रखा। कभी ये बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाए। देन वी हैव द पुष्य भूतिज ऑफ थानेसर। ये सब नाम बहुत रेयरली सुनने को मिलते हैं, क्योंकि ना सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है।
पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। ठीक है, अब थानेसर या थानेश्वर दोनों ही शब्द सही हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल थी थानेसर, बाद में ये कैपिटल शिफ्ट होकर हो जाती है कन्नौज। बाद में इनकी कैपिटल शिफ्ट होकर हो जाती है कन्नौज। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहता है अराउंड 500 एडी से लेकर रहता है 647 एडी तक। 647 याद रखना, डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे पुष्यभूति, ही वॉज द फाउंडर। कौन थे फाउंडर? पुष्यभूति। ये कहां से निकले हैं? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ गुप्ताज। गुप्ताज के रिमेन से ये अपना एम्पायर डेवलप करते हैं। पुष्यभूतिज, अच्छा इतने मतलब ये जो पुष्यभूति और जो थानेसर हैं ये पावरफुल थे, काफी ठीक ठीक पावरफुल थे। मतलब ये है कि गुप्ताज हुन्स को हराते रहे, है ना, और पुष्यभूति ने भी हुन्स को हराया है। तो डिफीट हुन्स, ये इनका अचीवमेंट है, डिफीट हुन्स। ठीक है, उस समय पर इनके पास दो और लोग एग्जिस्ट करते थे, है ना, इनके कह सकते हो चैलेंजेस थे। एक तो मुखारिज और हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के साथ, अच्छा ये उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन से लड़ाई न लड़के उसके अधीनता स्वीकार कर ली। तो बेसिकली दे वर्क अंडर हर्षवर्धन, वर्क अंडर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अंडर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको चैलेंज बताया था, तो वो थे मुखारिज। अब मुखारिज के साथ सेटलमेंट क्या करते हैं, तो पुष्यभूति और थानेसर इन्हीं के लाइनेज में आते हैं। एक किंग हुए हैं, दैट इज ग्रहवर्मन ऑफ कन्नौज, सॉरी, प्रभा प्रभाकर वर्धन। एक राजा हुए हैं प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजसी। राजश्री। इसकी शादी कर देते हैं मुखारी के एक राजा हुए, मुखारी के, दैट इज ग्रह वर्मन। ठीक, ग्रह वर्मन, इनसे इनकी शादी हो जाती है। तो बेसिकली ये रहता है इसमें। ठीक है, इसके बाद इनको चैलेंज करने वाले एम्पायर्स देख लेते हैं और कौन कौन से रह गए हैं अब। मुखारीज। तो मुखारीज की अगर हम बात करें तो, ठीक है, मुखारीज ये रूल करते हैं अराउंड 510 टू 606 एडी तक। तो 606 द इमरजेंस ऑफ हर्षवर्धन, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मुखारीज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुखारीज कर रहे थे कन्नौज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो आपको बताया था मुखारीज रूल कर रहे थे कन्नौज को। तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक, कन्नौज को।
बुखारीज में एक बड़े राजा हुए हैं, दैट इज ईशान वर्मन। जिन्होंने खुद को टाइटल दिया ऑफ महाराजा। खुद को टाइटल दिया महाराजा। देन वी हैव द पल्लवाज ऑफ कांची। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या क्या इसमें पूछा है। ठीक है, क्लियर तो नहीं रहेगी। यादवाज आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 12th सेंचुरी। ठीक है, ऐसे परमार्स ऑफ मालवा ये भी आपको 12th सेंचुरी के अराउंड देखने को मिलेंगे। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ जो कि हर्ष के टाइम पे थे। गुप्ताज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो आपको गुप्ताज देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव द पुष्यभूतिज, मुखारीज और मैत्रिकास, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट इज 1, 3, 4 और 6 ये हमारे रहेंगे। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।